अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप देखिए, क्या देखेंगे? दीर्घ रूप। तो आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? किसके द्वारा दी गई? बोरबरी द्वारा। किसके द्वारा? बोरबरी द्वारा। किसके द्वारा? बोरबरी द्वारा। इसको हम क्या बोलते हैं? बोरबरी, रैंक और वर्नर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरबरी, वर्नर और रैंक द्वारा, रैंक की आवर्त सारणी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं यहाँ पे, है ना, क्या क्या खास बात है। आधुनिक आवर्त सारणी का क्या है? दीर्घ रूप, है ना। प्योर मॉडर्न आवर्त सारणी बोलते हैं, प्योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना। देखिए ये जो है बोरबरी की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संकल्पना और परमाणु क्रमांक पर आधारित है ना। जो आधुनिक आवर्त सारणी है किस पर आधारित है? बोरबरी की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, और परमाणु क्रमांक पर क्या है? आधारित है। ठीक है ना। ठीक, यह रैंक और वर्नर द्वारा क्या किया गया? प्रतिपादित किया गया। क्या किया गया? रैंक और वर्नर द्वारा क्या किया गया? प्रतिपादित किया। और बोरबरी ने क्या दिया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संकल्पना दिया। ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। अब इसके लक्षण क्या क्या है देखिए। इसमें 7 आवर्त होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। और कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग, है ना। कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग। ठीक है ना। आईयूपीएसी के अनुसार वर्गों को 1 से 18 नाम दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? वर्गों को 1 से 18 अलग अलग क्या किया गया है? नाम दिया गया है। आईयूपीएसी का नाम आईयूपीएसी का मतलब जानते हो नहीं जानते हो? सुने हो क्या बुक में? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, अब एक चीज को समझिए। आवर्त सारणी में मैंने क्या बोला? किसी भी वर्ग के सभी तत्वों के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, है ना। क्यों समान होते हैं? क्योंकि उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। ठीक है ना। और मैंने पहले ही एक चीज और बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? किसी भी तत्व के परमाणु में, कोश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोश में। और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और परमाणु के नाभिक के बाहर कोश में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही मजेदार बात है यहाँ पे। यदि किसी, ध्यान दीजिए इधर, है ना, आवर्तों का विवरण देखते हैं। यदि किसी तत्व का, यदि आवर्त संख्या 1 पहला है, आवर्त सारणी में आवर्त संख्या पहला है, तो उसमें कितने कोश होंगे? 1 ही कोश होंगे। कितने कोश होंगे? 1 कोश होंगे। ठीक है ना। n बराबर क्या है? n बराबर क्या है? कोश है। क्या है? कोशों की संख्या। ठीक है ना। अब कोश के अंदर में क्या होता है? उपकोश होता है कि नहीं होता है? कोशों को छोटे छोटे उपखंडों में और बांटा गया है कि नहीं बांटा गया है? उसको हम क्या बोलते हैं? उपकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उपकोशों को और छोटे छोटे खंडों में बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? कक्षक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? कक्षक। ठीक है ना। तो कक्षक का भी हम बात नहीं कर रहे हैं, कोश और उपकोश में जाते हैं। ठीक, पहला आवर्त है तो 1 कोश, है ना, और उस कोश में 1 ही उपकोश, एस उपकोश है। ठीक है ना। दूसरा आवर्त को देखो। दूसरा आवर्त है मतलब उस परमाणु पे उस वाले तत्वों में, है ना, दूसरे आवर्त में आने वाले जितने भी तत्व हैं उसमें केवल कितने कोश होंगे? 2 कोश होंगे। कितने कोश होंगे? 2 कोश होंगे। कितने कोश होंगे? 2 कोश। डायग्राम में समझिए कौन कौन से 2 कोश है ना। एक ये वाला कोश होगा, ये दूसरा वाला कोश होगा। ठीक है ना। दूसरे वाले कोश में कितने उपकोश हैं? 2 उपकोश है ना। 2s और 2p 2 उपकोश है कि नहीं है? है कि नहीं है? फिर अंदर वाले कोश में कितने उपकोश हैं? 1 उपकोश है कि नहीं है? यहाँ पे 2 उपकोश हैं, यहाँ पे 1 उपकोश है ना। तो मैं पूछ रहा हूँ आपको कि आवर्त नंबर दूसरा के कोई तत्व है ना, तो उसके परमाणु में कितने उपकोश होंगे? तो कितने उपकोश होंगे? कितने उपकोश होंगे? 3 उपकोश होंगे। कितने उपकोश होंगे? नहीं समझे क्या? उसके अंदर वाले कोश में, अच्छा ये समझिए, किसी भी परमाणु में जब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो कोशों की संख्या बढ़ती है। किसकी संख्या बढ़ती है ना। तो आवर्त संख्या 2 है मतलब 2 कोश है। क्या है? 2 कोश है ना। ये बाहर उसके अंदर 1 और कोश होगा कि नहीं होगा? वो पहला वाला कोश होगा ना।
और पहले वाले कोष में कितने उपकोष हैं? एक उपकोष है। कितने उपकोष हैं? तो अंदर वाले कोष में एक उपकोष और बाहर के दूसरे वाले कोष में दो उपकोष, तो टोटल कितने उपकोष हो गए? 3 उपकोष हुए कि नहीं हुए किसी परमाणु में? समझ में आया कि नहीं आया बात? पक्का? ठीक है। ठीक, तो दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 8 है। कितने हैं? 8 ही। कहां से कहां तक? लिथियम से नियान तक। कहां तक? लिथियम से नियान तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक। हाँ, थक गया। अब फिर देखिए आवर्त नंबर 3 देखिए। आवर्त नंबर 3, आवर्त नंबर 3 में कितने आवर्त होंगे? 3 आवर्त होंगे ना? सॉरी, आवर्त नंबर 3 में 3 कोष होंगे कि नहीं होंगे? पहला वाला कोष भी रहेगा, अंदर वाला कोष, दूसरा वाला कोष भी रहेगा कि नहीं रहेगा? तीसरा वाला कोष रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना? समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझाते हैं, चलिए इसी चीज को समझाते हैं थोड़ा सा, है ना? ये देखो, ये क्या है हमारे पास? हमारे पास क्या है अभी? ये परमाणु का नाभिक है। क्या है? नाभिक मतलब न्यूक्लियस। परमाणु के ये क्या है? कोष है। ये पहला कोष, n बराबर पहला, ये दूसरा कोष, ये वाला तीसरा कोष। अभी वहां पे क्या बोला? देखो, पहले कोष में एक उपकोष होते हैं। कितने उपकोष होते हैं? दूसरे में 2 उपकोष, है ना? तो यदि कोई तत्व है जिसमें क्या है, जिसका आवर्त जो कि कौन से आवर्त का है? आवर्त नंबर 2 का है ना, तो उसके पास कितने कोष होंगे? 2 कोष होंगे कि नहीं होंगे? एक ये वाला कोष और एक ये वाला कोष, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? तो कोष की संख्या कितनी है? 2 है। तो उपकोष की संख्या दोनों मिला कितनी होगी? यहां से 1, यहां से 2, कितने हुए? 3 उपकोष होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? यदि आवर्त संख्या कितनी है? 3 है, तो 3 कोष, कितने कोष? 3 कोष उस परमाणु में, ठीक है ना? उस तत्व के परमाणु में 3 कोष। तो उपकोषों की संख्या कितनी होगी अब यहाँ पे? उपकोषों की संख्या कितनी होगी अब यहाँ पे? हाँ, दिखाते हैं, चलो, है ना? उपकोषों की संख्या कितनी होगी उसको भी दिखाते हैं, चलिए। देखो, 6 होंगे पक्का? 5 होंगे क्या? हाँ, 5 होंगे ना? कहाँ 6 होंगे भाई? चलिए अब समझिए, सीधे सीधे समझिए। समझ में आया कि नहीं आया? पहला कार्यक्रम समझ में आया तो बाकी का सारा कार्यक्रम समझ में आएगा। आप देखिए, दूसरे पहला आवर्त है तो पहला एक कोष होगा और एक ही उपकोष होगा। कौन कौन से तत्व आते हैं? तत्वों की संख्या 2 है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है ना? इस आवर्त को क्या बोलते हैं? लघुत्तम आवर्त। उसी प्रकार से दूसरा आवर्त देखिए, दूसरा आवर्त है तो उस वहां पे 2 कोष होंगे, है ना? उपकोषों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। उस कोष में उपकोषों की संख्या 2 होगी और पूरे परमाणु में उपकोषों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी ना? ठीक है ना? तत्वों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 8 है, लिथियम से नियान तक। इसको लघु आवर्त बोलते हैं। उसी प्रकार से आवर्त संख्या 3 में देखिए, 3 क्या होंगे? कोष होंगे, है ना? और उस बाह्यतम कोष में, उसके बाह्यतम कोष में 2 कोष होंगे। कितने कोष होंगे? 2 ही कोष होंगे। और पूरे परमाणु में कितने? उसके बाह्यतम कोष में 2 उपकोष होंगे, है ना? और उसके पूरे परमाणु में कितने उपकोष होंगे? 5 उपकोष होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? ठीक है ना? तत्वों की संख्या कितनी है? फिर से यहाँ पे 8 है। कहाँ से कहाँ तक? सोडियम से आर्गन तक, ठीक है ना? सोडियम से आर्गन तक। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आवर्त नंबर 4 है तो उनके तत्वों में कितने होंगे? कोषों की संख्या 4 होगी। और उसके बाह्यतम कोष में कितने उपकोष होंगे? 1, 2, 3। कितने उपकोष होंगे? 3 उपकोष। टोटल कितने उपकोष होंगे उसके परमाणुओं में, उन तत्वों के परमाणुओं में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने उपकोष होंगे? 8 उपकोष होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? उसी प्रकार से 5वां में भी, 6वां में भी, 7वां में भी, ठीक है ना? इस प्रकार समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? चलिए, अब ये भी मैंने जो बात बताया उसका निष्कर्ष देखिए। आवर्त संख्या बराबर किसके? बाह्यतम कोष के। किसके? आवर्त की संख्या बराबर किसके? बाह्यतम कोष, ठीक है ना? बाह्यतम कोष की संख्या जितनी उतना ही आवर्त की संख्या, है ना?
ठीक, मतलब कोषों की संख्या जितनी उतना ही क्या, आवर्त की संख्या। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा निष्कर्ष, आवर्त में कुल तत्वों की संख्या आवर्तीय उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना? आवर्तों में कुल तत्वों की संख्या आवर्तीय उपकोषों में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ रहा? ठीक, अब वर्गों का विवरण देखते हैं। हमारे पास कुल कितने वर्ग होते हैं? हमारे पास, हाँ, हमारे पास कुल कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग है ना। देखिए पहला वर्ग को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और भी है ना, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब है कि नहीं है? अब यहाँ पे देखिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए क्षारीय धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 कितना होता है? NS1। N बराबर क्या है? N बराबर कोषों की संख्या है। N बराबर क्या है? N बराबर क्या है? हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन में N के जगह पे क्या है? 1 है कि नहीं है? हाइड्रोजन में N के जगह में कितना है? 1 है कि नहीं है? मतलब वो पहले आवर्त में है। कितने आवर्त में है? उसके पास कोष की संख्या कितनी है? 1 है। वो कौन से आवर्त में है? पहले आवर्त में है, और उसके पास कोषों की संख्या कितनी है? 1 है। इसलिए N के जगह में क्या आ गया? 1 आ गया, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बाह्यतम कोष को देखो, लिथियम के बाह्यतम कोष को देखो, है ना। तो लिथियम के पास लिथियम कौन से आवर्त में है? दूसरे आवर्त में। कौन से आवर्त में होते हैं? तो आवर्त की संख्या कितनी? 2। तो कोषों की संख्या कितनी? 2। तो उसके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2। क्या हो जाएगा? 2s2, है ना। अर्थात इन तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS1 होगा। क्या होगा? NS1। जैसे जैसे तत्वों के आवर्त की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे n का मान बढ़ेगा। 1 2 3 4 5 6 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 7 तक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, इस प्रकार से। ठीक, संयोजकता कितनी होती है? देखो यहाँ पे n बराबर क्या बोला? कोषों की संख्या बोला। क्या बोला? ठीक, अब संयोजकता बराबर कितनी होती है? 1 होगी। कितनी होगी? 1। किसके? क्षारीय धातुओं की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है ना। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। ठीक है ना। अब देखिए, अब ग्रुप नंबर दूसरा देखिए। ग्रुप नंबर दूसरा को क्या और क्या बोलते हैं? सेकंड A बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A। ठीक है ना। इसका नाम क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। क्या है? कौन कौन से तत्व आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका? NS2 है। क्या है? 2 का मतलब समझ रहे हो ना। यहाँ पे घात में 2 है, यहाँ पे घात में 1 है। इसका मतलब समझ रहे हो कि समझ रहे हो? उसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? उसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। और इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। चलिए, और n बराबर तो किसकी संख्या है? कोषों की संख्या, है ना। ठीक है, देखो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। बाह्यतम कोष को ही हम क्या बोलते हैं? उसकी संयोजकता कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना। तो संयोजकता कोष में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये हो गया ग्रुप नंबर क्या हो गया? दूसरा होगा। अब ग्रुप नंबर 13 को देखो। ग्रुप नंबर 13 को क्या बोलते हैं? बोरान परिवार बोलते थे कि नहीं बोलते थे? कौन कौन से तत्व आते हैं? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम। गैलियम के नीचे क्या आता है जी? गैलियम के नीचे इंडियम, फिर थैलियम आता है कि नहीं आता है? सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है। ग्रुप नंबर 13 का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? NH2NP1। क्या होता है? NH2NP1। क्या होता है? NH2NP1। ये वाला उसका बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप नंबर 13 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या है? NH2NP1। ये बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है ना। संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक, तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बता रही है? यहाँ पे 3 बता रही है। कितनी बता रही है? 3। उसी प्रकार से ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर क्या? ग्रुप नंबर 14 को क्या बोलते हैं? कार्बन परिवार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि पहला तत्व कार्बन है, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम। जर्मेनियम के नीचे क्या होता है? क्या होता है? जर्मेनियम के नीचे
हाँ, टीन होता है। हाँ, काशी गए, कौन सी गीता स्नेह प्रभा, ऐसे वाला होता है कि नहीं होता है? काशी गए संत प्रभु। ठीक, इस प्रकार याद कर सकते हो आप लोग। ठीक, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए इस ग्रुप का NH2NP2 है ना। इसके बाद हम को देखो NH2 घात में 2 है कि नहीं है? और कोई तत्व उठा लूं जैसे मैं कार्बन का, तो उसके भातम कोष में N के जगह पे 2 है, घात में 2 है, N के जगह पे 2, P के जगह पे 2। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। इस प्रकार से उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, चलिए अब ग्रुप नंबर 15 को देखो। ग्रुप नंबर 15 को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन परिवार, या फिर उसका नाम बोला था निकोजन। निकोजन का मतलब क्या होता है? गंध उत्पन्न करने वाले यौगिक बनाते हैं ना, गंध उत्पन्न करने वाले। ठीक है, उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाती है, उपयोगी, जैसे यूरिया का गंध होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो यूरिया बनाता है, यूरिया में नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता है? तो गंध उत्पन्न करने वाले क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। हाँ, उधर ध्यान मत दो, इधर देखो फिर से। ठीक है ना। तो ग्रुप नंबर 15 के तत्व क्या बनाते हैं? गंध उत्पन्न करने वाले यौगिक बनाते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है? निकोजन है। उसी प्रकार से ग्रुप नंबर 16 का तत्व को देखिए। ग्रुप नंबर 16 के तत्वों क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीजन परिवार। नाम क्या है? चैल्कोजन है। नाम क्या है? चैल्कोजन का मतलब है एस का बनाने वाला। क्या बनाने वाला? एस का बनाने वाला। कौन कौन से यौगिक के तत्व हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, है ना। इस प्रकार से। ठीक, बाह्यतम कोष का, अच्छा ग्रुप नंबर 15 के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए NH2NP3। और बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम कोष को संयोजकता कोष बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। ठीक है। ग्रुप नंबर 16 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NH2NP4। इसका मतलब समझते हो नहीं समझते हो? इसको उठाओ, यहाँ पे मैच करो तो H के घात में 2 है कि नहीं है? P के घात में 4 है कि नहीं है? तो यहाँ भी है कि नहीं है? N का मान कितना है? N का मान यहाँ पे 2 है, फिर से N का मान यहाँ पे 2, N का मान 2 है, मतलब ऑक्सीजन दूसरे आवर्त का है। कौन से आवर्त का है? दूसरे आवर्त का है। और कौन से ग्रुप का है? 16 ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है? समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो भी लिखा रहेगा उसका मतलब समझना कि वो आवर्त संख्या है। कौन सा संख्या है? आवर्त संख्या। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए ग्रुप नंबर 17 के तत्वों को क्या बोलते हैं? फ्लोरीन परिवार, या फिर हेलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजन। हेलोजन का मतलब क्या होता है? लवण निर्माण करने वाला। क्या निर्माण करने वाला? लवण बनाने वाला। साल्ट फॉर्मिंग ग्रुप। कौन कौन से तत्व आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्टिन इत्यादि। ठीक है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? बाह्यतम कोष NH2NP5 होता है। क्या होता है? NH2NP5। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 है। याद रहेगा। ठीक, उसी प्रकार से अगला ग्रुप हमारे पास क्या है? आखिरी ग्रुप 0 वर्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शून्य वर्ग भी बोलते हैं। ग्रुप नंबर 18 को शून्य वर्ग भी बोलते हैं, अक्रिय गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं। नोबल गैस का मतलब स्वतंत्र गैस। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र तत्व, परमाणु अवस्था में रहते हैं, ना ही दुनियादारी से, मोह माया से कोई मतलब नहीं इसको। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए नियान, हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, आर्गन इत्यादि। ठीक है। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8। ये खास बात है इसका, है ना। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, इसी से तो वो बनता है नोबल गैस, इसी कारण से तो वो है स्वतंत्र, मोह माया से दूर। समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए NH2NP6। N के जगह में क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। आ सकता कि नहीं सकता है? यदि कोई तत्व जो जिस आवर्त में रहेगा N के मान उतना हो जाएगा। देखो नियान कौन से आवर्त में है? नियान कौन से आवर्त में है? दूसरे आवर्त में है कि नहीं है? नियान दूसरे आवर्त में है कि नहीं है? तो दूसरे आवर्त में है कि नहीं है? दूसरे आवर्त मतलब N का मान 2 हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे N है ना, NH2NP6 इस प्रकार से। ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे एक चीज और बताया है, देखिएगा। यहाँ पे एक चीज और बताया, हीलियम के अलावा, किसके अलावा? हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NH2 होता है। कितना होता है? NH2। या फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा ना लिख के मैं 1s2 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ?
है ना। हीलियम को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बाकी सबका क्या होगा, NH2 NP6। हीलियम का कितना होता है, 1s2 होता है। कितना होता है, 1s2। ठीक है ना। ठीक, तो हीलियम जो है अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अष्टक अपना स्थायित्व प्राप्त करता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन या संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब अष्टक पूर्ण। क्या पूर्ण, अष्टक उसका क्या हो गया है, पूर्ण है। और अष्टक पूर्ण होने के कारण ही वो क्या है, अपने आप में स्थायी है। क्या है, स्थायी है, ज़्यादा स्थायी है ना, स्वतंत्र है, अणु का रूप नहीं लेता, परमाणु अवस्था में रहता है। कौन, नोबल गैस है। कौन, नोबल गैस है। ठीक है, चलिए अब शांत हो जाइए, मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, ठीक। अब और कुछ चीजें समझिएगा। ठीक, तत्वों का नामांकन। किसका नामांकन, तत्वों। मान लीजिए हमें किसी तत्व का खोज हो चुका है, लेकिन उसका हमको नाम नहीं पता है ना। नाम नहीं पता, हमको क्या पता है, उसका परमाणु क्रमांक पता है। क्या पता है, परमाणु क्रमांक पता है। तो IUPAC नाम उसका हम दे सकते हैं, तत्व का। किसी भी तत्व का हम जो है IUPAC नाम दे सकते हैं, उसका अंग्रेजी नाम को छोड़ के। ठीक है ना। मान लीजिए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, मान लीजिए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 101 है। कितना है, 101 है ना। तो 1 का मतलब क्या होता है, बोला है 1 का मतलब क्या होता है, अन होता है। क्या होता है, 0 का मतलब नील। यहाँ पे देखो ना क्या लिखा हूँ, तत्वों का IUPAC नामकरण, है ना। ठीक, तत्वों को जो किस प्रकार से IUPAC नाम दिया जाता है देखिएगा। ठीक, कहाँ से, 100 परमाणु क्रमांक के ऊपर वाले तत्वों का, है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए 101 है। कितना है, 1 का मतलब क्या है, अन। क्या है, 0 का मतलब नील, फिर 1 है तो नाम क्या हो जाएगा, अन नील अनियम। क्या हो जाएगा, अन नील अनियम, है ना। लास्ट में क्या जोड़ना है हमको, ईयम जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ईयम। क्या जोड़ना है, ईयम। उसी प्रकार से हमारे पास क्या है, 102 है, तो 1 का मतलब अन, है ना। 0 का मतलब क्या है, नील, है ना। 2 का मतलब क्या है, बाई। 3 का मतलब ट्राई। 4 का मतलब क्वाड। 5 का मतलब पेंट। 6 का मतलब हेक्स। 7 का मतलब सेप्ट। 8 का मतलब 8 का मतलब ऑक्ट। 9 का मतलब इन। ठीक है, तो नाम देखते जाइए इधर। 103 है, 102 है, तो अनिल बायम। क्या बोला, अनिल बायम। और ये उसका क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन का सिंबल यू, नील का सिंबल एन, फिर अन का सिंबल यू। ठीक है ना। इस प्रकार IUPAC नाम देते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। ये वाला जो है एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये जो है क्या पूछता है, एग्जाम में पूछता है। कंपटीशन एग्जाम में हमको बहुत पूछा है भाई। फिर से देखिए, देखिए 110 को देखिए, क्या है, 1 है ना, 1 0 है, तो अन नीलियम। क्या हो जाएगा, अन नीलियम। लास्ट में ईयम जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है, लास्ट में ईयम जोड़ना पड़ता है। चलो आपके लिए मैं कुछ लिख देता हूँ, इसका नाम बताइए तो 113 का IUPAC नाम बताइए। क्या क्या हो जाएगा, अन ट्राइयम। क्या हो जाएगा, अन ट्राइयम होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से 115 के लिए, किसके लिए, 115 के लिए क्या हो जाएगा, अन पेंटियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज को याद रखिएगा, 0 मतलब नील, है ना। 1 का अन, 2 का बाई, 3 का ट्राई, 4 का क्वाड, 5 का पेंट। इस प्रकार से, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे देता हूं तो कैसे करोगे, क्वेश्चन दे दूंगा तो कैसे करोगे। जैसे मैं क्वेश्चन फिर से दे देता हूं, एक आध क्वेश्चन। आप क्या, कौन सा क्वेश्चन दे दूंगा मैं, 119 दे दिया। आप क्या दे दिया, 119। इसका IUPAC नाम बताओ इस तत्व का। यदि कोई तत्व, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 119 है, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन इन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अन नियम, अन नियम क्या हो जाएगा,
इन नियम इस प्रकार से, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो अब कुछ आगे और बात कर लेते हैं। अच्छा चलो ठीक, अब यहां से हम आवर्त सारणी के आवर्त सारणी में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आवर्त सारणी में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तत्वों के बारे में, है ना। तो आप तत्वों के आवर्तिता गुणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तत्वों के आवर्तिता के बारे में, ठीक है ना। परिरक्षण प्रभाव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिरक्षण प्रभाव। फिर पढ़ेंगे हम परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? परमाणु ऋणायन की त्रिज्या, ठीक है ना। फिर क्या पढ़ेंगे? लेंथेनाइट संकुचन पढ़ेंगे। आयनन विभव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आयनन विभव क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।